नमस्कार प्रिय बच्चों। जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आपके भारत की खोज पुस्तक का तृतीय अध्याय है पढ़ रहे हैं। बेटा, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। भूमिका के रूप में हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता का दिग्दर्शन कराती है। इसी क्रम में आज हम उपविषय आर्यों का आना पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। देखिए बेटा, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि आर्य, जैसा कि भारत को प्राचीन काल में आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था और ये माना जाता है कि हम सभी आर्यों की संतान हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार आर्य भारत में आए कहाँ से? क्या वे यहाँ के मूल निवासी थे या फिर भारत के बाहर से वे कहीं यहाँ आकर के फिर यहाँ बस गए? इसी प्रश्न की खोजबीन की जो दृष्टि लिए नेहरू जी ने इसके संबंध में ये बातें आपने जो ऊपर पढ़ा ये बताई कि आर्य जो संस्कृति है इसकी दक्षिण भारत की जो द्रविड़ संस्कृति है उसमें कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। और इसी क्रम में आगे देखते हैं हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। जैसा मैंने आपको पहले भी पाठ में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखित दस्तावेज नहीं मिलते हैं। हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कब हुआ, कितने वर्षों तक ये जीवित रही और वहाँ के लोगों की रहन सहन, खान पान, संस्कृति, आचार व्यवहार आदि के बारे में कोई भी लिखित दस्तावेज हमें नहीं मिलता। जो भी हमें जानकारी मिलती है वो उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष हैं उनके आधार पर, जो कार्बन डेटिंग विधि है उसके द्वारा उनकी आयु की गणना करने के पश्चात और जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जो उत्खनन में अवशेष मिले हैं उनके आधार पर उन्होंने जो अपनी दृष्टि नियत करी, उन्हीं बातों के आधार पर हमें सोचना पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये ऐसे लगता है कि आकस्मिक शायद कोई बाढ़ आई हो या महामारी हो या ऐसी ही कोई प्राकृतिक आपदा से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया हो। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है और नगरों और गाँवों को बहा ले जाती थी। ये जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि कोई बाढ़ आई हो। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो या फिर अकाल पड़ा हो, मतलब ये भी संभावना है, और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े हो। बेटा, जो सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनित भवन मिले हैं वो कई तहों में मिले हैं। जैसे एक मकान की नींव के ऊपर फिर दूसरे मकान की नींव भी मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो बालू है, मिट्टी जो है वो जमती गई और उन लोगों को एक समय ऐसा आया कि उनके मकान जो है दब गए और उन्हें दोबारा से पुनः उनका निर्माण करना हुआ। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग में के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। पहले यहाँ सिंधु नदी जो थी, माना जाता है कि सिंधु नदी बहती थी यहाँ पे, और इसी कारण यहाँ खेती बाड़ी और उद्योग धंधे सभी कुछ समृद्ध अवस्था में थे। इसलिए ये मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा।
हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, मैंने बताया आपको, जो हिस्सा पंजाब का आज पाकिस्तान में है वहाँ से लेकर के गंगा घाटी, मतलब आपके उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भी टच करते हुए ये सभ्यता गंगा के पूरा जो क्षेत्र है, गंगा के अपोहा का जो क्षेत्र है वहाँ तक फैली हुई थी। पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। जैसा मैंने बताया, लिखित कोई प्रमाण नहीं है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। मतलब इस सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता का निर्माण हुआ। बाद में आने वाली सभ्यता ने शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गोकी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेती और पक्ष पर जोर शायद उन नाव आगंतुकों ने दिया होगा जो आ रहे थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। कहने का मतलब आर्य जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आर्य संस्कृति का भारत में प्रसार हुआ। तो इससे हमें यही पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग से लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। आप सोचिए कि हम आर्य सभ्यता को, जब तक सिंधु सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए थे तब हम आर्य सभ्यता को ही यहाँ की प्राचीनतम सभ्यता मानते थे, लेकिन उत्खनन के पश्चात और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रकाश में आने के बाद हमें पता लगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे यहाँ की प्राचीनतम सभ्यता है। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में कबीले और जातियाँ समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। जज्ब का मतलब होता है इसी में समा जाना। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिल करके रह गए। जैसा कि बच्चों, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता भी है कि वह अपने में सब कुछ समाहित कर लेती है। इसीलिए विभिन्नता में एकता का जो दिग्दर्शन है वो भारतीय संस्कृति में अभूतपूर्व है। तो इस प्रकार आप आर्यों का भारत में आना और सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता के बारे में विस्तार से जान सके हैं। धन्यवाद।